Hello everyone, a very warm welcome to our Success Tree Himachal YouTube platform. Myself यशविनी. जो हमारा आज का सेशन होगा उसमें ऐसा रहेगा कि जो भी आपके इम्पॉर्टेंट करंट चल रहा है मतलब डिजीज़ चल रहे हैं उसको लेके जो सेशन रहेगा, बट ये होगा MCQ सेशन. मतलब जो भी करंट में आप लोग न्यूज़ सुन रहे हो, ठीक है, उस चीज़ को लेके जो MCQs रहेंगे 20 तक MCQs 20 के अराउंड हम कवर करेंगे. उसमें ऐसा रहेगा कि थोड़ा बहुत बेसिक होगा, बट ज़्यादा जो रहेगा साइंस एंड टेक का पोर्शन रहेगा जो कि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे सबके लिए वो इम्पॉर्टेंट रहेगा. ठीक, तो उसको सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी. वेट अ मिनट. पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आगे. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वायरस इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द 2024 मंकी पॉक्स आउटब्रेक. जो मंकी पॉक्स आउटब्रेक है, जो अभी जैसे कि मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला हुआ था, तो उसको लेके बात करिए. ऐसा कौन सा वायरस है जो एसोसिएटेड होगा मंकी पॉक्स से? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने. तो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो आपको बिल्कुल ठीक लग रही है? पॉक्स वायरस, हर्पिस वायरस, ऑर्थोपॉक्स वायरस या फिर फ्लैवी वायरस. 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी बताओ किसको लॉक करें. अब ऐसा नहीं है कि ये ऑब्वियसली बी और डी तो हो ही नहीं सकती, ना ही हर्पिस वायरस हो सकता है, ना ही फ्लैवी वायरस हो सकता है. ठीक, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या रहेगा? सी, ऑर्थोपॉक्स वायरस. ठीक, तो अब अगर इसकी बात आई है ना मंकी पॉक्स की, इसमें ना देखो सिम्टम्स क्या रहेंगे इसके. तब कॉजेज तो आपको पता ही है कि जो एमपॉक्स या फिर बोल लो मंकी पॉक्स वायरस है वो रहेगा, वो ही जो है इस पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज करेगा. पर इसमें सिम्टम्स ऐसे रहेंगे जैसे देखो चिकन पॉक्स और जो मंकी पॉक्स वायरस है उन दोनों में ना फ़र्क है. फ़र्क ये है, अब चिकन पॉक्स में भी पूरी बॉडी पे रैशेज होते हैं, वो भी वैसे से ही होते हैं, रेड वाइट कलर के. ठीक है, होंगे इस केस में भी वही, एमपॉक्स या मंकी पॉक्स वायरस के केस में भी वही होंगे. पर बात ये है, फ़र्क इतना है कि जेनिटल्स पे भी देखने को मिलेंगे कि जो भी जेनिटल्स पार्ट हैं या फिर फीमेल जेनिटल्स हो गया, मेल जेनिटल्स, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ये इस तरीके के रैशेस देखने को मिल रहे हैं. बाकी सारा जो भी है ये पाम्स ऑन हैंड एंड फीट के पूरी बॉडी पे आपको ये ऐसे से ना पिंपल्स वाइट कलर के इस तरीके के देखने को मिलेंगे आपको. ठीक, तो ये सिम्टम्स हो गए आपके एमपॉक्स वायरस के, जो कि मैंने आपको जेनिटल वाला पॉइंट बताया है, जिसका कि चिकन पॉक्स और इससे फ़र्क है. मेन डिफरेंस आप ये बोल सकते हो. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चला हुआ था न्यूज़ में. नेक्स्ट, विच वायरल इन्फेक्शन नोन फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेक बोन फीवर सॉ एन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ केसेज इन साउथ एशिया इन 2024. अब यहाँ क्या है, ऐसी कौन सी वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है. ठीक है, और जिस केस में बहुत ज़्यादा 2024 में जो हैं केसेस देखने को मिले थे? चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर या फिर इन्फ्लुएंजा. 4 हैं, तो चारों में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो आपको करेक्ट लगती है? ब्रेक बोन फीवर है तो ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंजा तो नहीं होगा. ठीक, ना ही ये येलो फीवर होगा. ठीक है, मतलब ऐसा एक ब्रेक बोन फीवर का मतलब क्या हुआ? मतलब इन्होंने बोल दिया कि ऐसा फीवर होगा जहाँ पे पूरी की पूरी जो बॉडी है वो पेन करेगी, बॉडी पेन होगा. ठीक है, बेसिकली ये बात कर दी इन्होंने यहाँ पे किस केस में? ब्रेक बोन फीवर के केस में. तो बहुत ज़्यादा चला हुआ था ये भी न्यूज़ में. मतलब ये ऐसा डिजीज़ है कि ये ना आपकी जो साइंस की आप पढ़ते हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाली यूनिट पढ़ते हो ना, उस ही यूनिट का पार्ट है ये. तो इसमें ऐसा देखा जाता है कि जैसे और भी आप बहुत बेसिक डिजीज़ देखते हो, ये डिजीज़ ना करंट में बहुत बार आता है, बहुत बार आया भी हुआ है. तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर होगा डेंगू. अब जो डेंगू है ना, इट इज़ कॉज्ड बाय एडिस एजिप्टाई. अब इसका ये कैरियर है, ये ध्यान से समझना. एक तो होता है कॉजिंग एजेंट, ठीक है, एक होता है कैरियर. कॉजिंग एजेंट वो होता है जो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज करेगा. ठीक है, अब मान लो डेंगू है, ठीक है, डेंगू को कॉज कौन कर रहा है? डेंगू वायरस, ये आपको पता है. बट कैरियर होगा कि आपके जो डेंगू वायरस है उसको कैरी करके कौन लेके जाएगा. ठीक है, वो चीज़ होगी, तो वो होगा एडिस एजिप्टाई. ये भी एक मस्कीटो है, मस्कीटो की एक कैटेगरी है जो क्या करता है? डेंगू कॉज करता है. बट जब हम मलेरिया की बात कर रहे हैं, आई थिंक सो उसका क्वेश्चन भी इसमें ऐड है. मलेरिया में ये होगा कि जो फीमेल एनोफ्लीज होगी वो कैरियर होगी.
ठीक है, वो एक पर्टिकुलर प्रोटोजोआ है जो आपका मलेरिया कॉज करेगा, तो उसमें जो कैरियर होगी वो होगी। बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, जो भी डिजीज़ में आपका न्यूज़ चल रहा है वो आपके जो भी एग्जाम्स हैं, एग्जाम में साइंस एंड टेक को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये दो चीज़ों का फ़र्क है। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी। एक तो है आपका कॉजिंग एजेंट, ठीक है, कॉजिंग एजेंट कौन है आपका। दूसरे ये हो गया कैरियर। कैरियर मतलब समझ रहे हो कि कैरी करने वाला, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने वाला, वो कैरियर हो गया, जो कि यहाँ पे एडिस एजिप्टाई देखने को मिलेगा। बट कॉजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूँ, वो आपका वही हो गया डेंगू वायरस। अब ना कॉजिंग एजेंट 4 तरह के हो सकते हैं, 4-5 तरह के। एक आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है, एक आपका वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकती है। ये 4-5 होते हैं आपकी कैटेगरीज होती हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे उसकी बात करते हैं, टाइफाइड की बात करते हैं, वो आपका सैल्मोनेला टाइफी करेगा, टाइफाइड करता है जो आपको, वो एक बैक्टीरिया की कैटेगरी में है, ठीक है। पर अगर यहाँ पे हमने बात कर ली डेंगू की, तो वो वायरस की कैटेगरी में आएगा। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस टीबी का कौन सा सिम्टम नहीं है। परसिस्टेंट कफ, नाइट स्वेट्स, वेट गेन या फिर फीवर। टीबी का, ठीक है, कौन सा ऐसा बोला गया कि सिम्टम नहीं है। अब ये देखो, जो ट्यूबरक्लोसिस है या फिर टीबी है, उसके केस में ना मतलब लंग्स की इन्फेक्शन है वो टीबी वाली, ठीक है। उसके मैं आपको बताऊंगी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके केस में। पर फिलहाल आप ये बताओ कि कौन सी चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही। इसका आंसर हो जाएगा सी, वेट गेन। क्योंकि वेट गेन एक ऐसा इशू है जो टीबी में नहीं होता, क्योंकि इसमें परसिस्टेंट कफ रहेगी, नाइट स्वेट्स होगा, फीवर भी होगा टीबी के केस में। क्योंकि एक तो होती है आपकी एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी जब बहुत ज़्यादा उस केस में होता है कि जब बहुत ज़्यादा टीबी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ना कफिंग तो होगी, स्नीजिंग भी होगी, एक ना यार एक लंग की इन्फेक्शन है ये, ठीक है। तो इस केस में ना जब पर्सन कफिंग करेगा ना, उसके साथ ब्लड भी आएगा, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जिस पर्सन को टीबी होगी या ट्यूबरक्लोसिस बोल लो, वो पर्सन ना कोई बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खा सकता, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाता है तो उसको वॉमिट हो जाती है, ब्लड वाली वॉमिट होती है उसको, ठीक है। और ऐसा होता है ये टीबी के केसेस में, क्योंकि जब वो कफिंग करता है, खांसी आती है उसको, तो उसके साथ ब्लड भी आता है, तो वो केस होता है टीबी का, ठीक है। तो इसका ऐसा है, तो मतलब ऑब्वियसली वो लंग की इन्फेक्शन है, तो उसका वेट गेन के साथ कोई भी लिंक नहीं है, ठीक। और वेट गेन होता है उसका थायराइड के साथ एक लिंक होता है, ठीक है। जब 2 तरह के थायराइड होते हैं आपको, मतलब जो उसका डिजीज है हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, इसका ना ऑपोजिट होता है। अगर किसी पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब उसमें थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है, तो पर्सन क्या होगा, फैटी होगा, मोटा होगा। पर जो हाइपरथायराइडिज्म होगा, हाइपर मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन में थायरोक्सिन की हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो पर्सन क्या होगा, थिनी होगा, पतला होगा, स्किनी, ठीक है। उस केस में ऐसा रहेगा। बट उसका है ये, चलो इसका इसके साथ लिंक नहीं है, उसका कहीं ना कहीं थायराइड के साथ लिंक है। क्योंकि आप एक चीज़ देखोगे, स्पेशली फीमेल्स में जब ना आपको वेट गेन देखने को मिलेगा, तो उस केस में अगर आप अपने हार्मोन्स चेक करवाने जाते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि आजकल तो हार्मोन इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है गर्ल्स में। तो अगर चेक करवाते हो ना जाके, सबसे पहले थायराइड टेस्ट ही चेक करते हैं, और थायराइड में यही देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म का केस, कि ऐसा तो नहीं है कि थायराइड का केस तो नहीं है, तो वो चीज़ होती है वेट गेन, ठीक। बट यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर इम्यूनाइजिंग अगेंस्ट कोविड-19 वेरिएंट्स इन 2024। इन्होंने ये बोल दिया, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कोविड-19 के जो भी वेरिएंट्स थे या वेरिएंट्स जो भी आ रहे हैं, चले हुए हैं, ठीक है, उनके बोल सकते हो कि आप वैक्सीन उससे बनाई गई हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बनाई गई हैं जो भी कोविड की वैक्सीन है। पर वो कैटेगरी कौन सी है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, mRNA, इनएक्टिवेटेड या DNA वैक्सीन।
देखो अब इसमें ना 3 या 4 तरह के होते हैं, मतलब वो मैं आपको डिटेल में ऑब्वियसली बताऊंगी कि क्या होता है इसमें क्या नहीं होता। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका जो आंसर होगा वो mRNA वैक्सीन होगा। देखो जो कोविड की वैक्सीन है ना, अब जितनी भी आप देख रहे हो ज़्यादातर mRNA वैक्सीन से मिलके बनी होती हैं। उसमें क्या होता है, अब वैक्सीनेशन आप क्यों करते हो, वैक्सीनेशन आप इसलिए करते हो या फिर बोलते हो करवाते हो कि ताकि इन फ्यूचर के लिए कोई भी डिजीज़ है आपकी बॉडी है जो उस चीज़ को सहन कर सके। सहन भी नहीं, मतलब ये है कि हाँ इन फ्यूचर के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से आप वैक्सीन करवाते हो। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। पर बात ये है कि जो वो वैक्सीन है वो अलग अलग तरीके से बनती है। mRNA वैक्सीन मतलब एक 2023 में प्राइस भी मिला, तो ऑब्वियसली उसको ये आपको पता होगा। उसमें क्या होगा, कोविड वायरस का ना mRNA उठा के वो डाला हुआ था और वो इंजेक्ट करा जाता है बॉडी में वैक्सीन के थ्रू। वो होता है mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी बहुत सारी कोविड की वैक्सीन उससे बनी है। ठीक है, अब एक होल वायरस वैक्सीन होता है, किसी में पूरा वायरस उठा लेते हैं। ठीक है, किसी में इनएक्टिव वाली टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें ना जो आपका वायरस होता है उसको पहले तो वो इनएक्टिव करेंगे। ठीक है, इनएक्टिव कर दिया, इनएक्टिव करने के बाद वो क्या करेंगे, उसको फिर वैक्सीनेट करते हैं और बॉडी में डालते हैं, वो चीज़ हो जाएगी इनएक्टिव वाली। उसके बाद प्रोटीन सब यूनिट, अब इसमें क्या है, सिर्फ प्रोटीन डाल दिया। ठीक है, तो ये नाम से ही पता चल रहा होगा। तो बहुत तरह की वैक्सीन होती हैं, बट ज़्यादातर जो अगर एक बात करूं कोविड की, उसमें ऐसा होगा कि mRNA की जो टेक्निक है उसके थ्रू वो बनाया जाएगा और उसको इंसर्ट किया जाएगा। अब एक बेसिक बताऊंगी, ये राइबोसोम है, ये आपके सेल में प्रेजेंट होता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलोगे। ठीक है, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनेली या बोल लो एक ऐसी मशीनरी जो प्रोटीन बनाएगी, वो होता है आपका राइबोसोम। अब इसमें होगा क्या, जैसे देखो 3 तरह के आरएनए होते हैं। एक आपका होता है mRNA जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे बना देती हूँ मैं। ये mRNA है। अब होगा क्या, जब ना प्रोटीन की ज़रूरत होगी आपके सेल में, तब जब राइबोसोम होता है ना उसमें से mRNA पास कर जाएगा। देखो यार 3 तरह के mRNA होते हैं, RNA होते हैं, सॉरी mRNA, tRNA और rRNA। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस है ना, सेल है, न्यूक्लियस के अंदर DNA भी होता है, RNA भी होता है। DNA तो आपको पता ही है, जो जेनेटिक मटीरियल होता है जो डबल स्ट्रैंडेड होगा, उसी से ही क्या बनेगा, उसी से ही आरएनए बनेगा। आरएनए क्या होता है, बस एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होगा, बनेगा वो डीएनए से ही। अब वो 3 तरह का होता है, mRNA, rRNA और tRNA। ठीक है, जो rRNA है ना वो तो मिलके राइबोसोम ही बना देगा। मतलब जो आपका राइबोसोम है वो किससे बनेंगे, राइबोसोमल आरएनए से बने, मतलब rRNA। ठीक है, अब जब सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होगी तब क्या होगा, जो mRNA है इसके बीच में से पास कर जाएगा, राइबोसोम के बीच में से कोडिंग शुरू होगी, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, फिर प्रोटीन बनेगा। पर ऐसे नहीं बनेगा, राइबोसोमल आरएनए इसके बीच में है, बचा क्या, tRNA। तब होगा क्या, वो इधर ऊपर आके लग जाता है, ये tRNA है। ठीक है, तीनों मिलके क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। फिर राइबोसोम क्या करेगा, इंटरेक्शन करके इस तरीके से प्रोटीन बन जाएंगे। तो ऐसे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब आपके सेल में क्या होगा, जब जब प्रोटीन बनेगा तब तब mRNA इसी तरीके से पास करेगा राइबोसोम से, और जो tRNA है उसके ऊपर ना बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे। ये बेसिक है कि कैसे प्रोटीन बनेंगे। पर अब जब उसके साथ लिंक करूं करंट के साथ, जो भी वैक्सीन बन रही हैं आपकी, उस वैक्सीन के केस में ये होगा कि अगर mRNA टेक्नोलॉजी के थ्रू है ना, वो जैसे कोविड की बात कर ली, अब कोविड वायरस का mRNA उठाया, उस mRNA के उठा के इसके मतलब जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया, तो इसको क्या पता, राइबोसोम तो कुछ पता नहीं है ना कि वो हमारी बॉडी का mRNA या फिर वो बाहर का mRNA है। उसका उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसका बस एक काम है कि कोई भी आए पर वो क्या करेगा, प्रोटीन बना देगा। उसको ये मतलब नहीं है कि हमारी बॉडी का है या कोई बाहर का है, बस वो ये है कि अलाउ कर देता है और प्रोटीन बना देगा। ठीक है, ये बात होगी। पर इसमें ये होगा कि अगर वो वाला mRNA आ गया कोविड वाला, वो यहाँ से पास कर जाएगा, यहाँ से पास हुआ। ठीक है, जैसे ही यहाँ से पास हो जाएगा, फिर इसने तो प्रोटीन बना देने हैं। ये प्रोटीन कौन से बनेंगे, कोविड वायरस के। ठीक है, एक बार तो आपको इन्फेक्शन होगी, तभी क्या होगा, फिर उसके बाद आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। मतलब फिर उसके बाद से क्या होगा, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा इस केस में। तभी वैक्सीन जो हैं वो लगवाई जाती हैं। उनको लगवाने का यही होता है कि हाँ दोबारा से आपकी बॉडी जो है उसको इन्फेक्शन ना हो पाए। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी इसके पीछे की कहानी। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब
कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर जो है उससे कौन सा हेपेटाइटिस होगा? हेपेटाइटिस ए, बी, सी या डी? हेपेटाइटिस के ना 4 स्ट्रेन्स होते हैं। ये एक तो आपका ये होगा हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और एक ई होता है। 4 होते हैं इसके स्ट्रेन्स, ठीक है। इसका तो चलो हेपेटाइटिस ए होगा, ये मैं आपको बताऊंगी ए, ई, बी और सी। इसमें से ना जो हेपेटाइटिस ए और ई है ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि हेपेटाइटिस तो बहुत ही चला हुआ था, न्यूज़ में कंटिन्यूसली आता भी रहता है। अगर कोई भी कंटेमिनेशन है, आपने अनहाइजीनिक फूड खाया कहीं भी या फिर पानी को कंज्यूम किया, तो उस केस में क्या होगा? हेपेटाइटिस ए होगा और हेपेटाइटिस ई होगा। मतलब कंटेमिनेशन से लेना देना ए और ई का है, बट 80 to 90% केसेस में यही चीज़ देखी गई है। अब आप बोलोगे बी और सी भी वैसे ही होगा क्या? ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी जो होंगे वो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ के थ्रू होते हैं, एसटीडी। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ मतलब ऐसा होगा थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर एक पर्सन को है तो मान लो मेल को है, तो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा क्या? उस मेल से फीमेल में चला जाएगा वो जो ये वायरस है। हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों ही जो हैं थ्रू दिस एक्टिविटी जो है मतलब एसटीडी है, थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी ही पास ऑन हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये कंटेमिनेशन के थ्रू होंगे, ज़्यादातर यही देखा गया है। तभी मैंने बोला कि 80 to 90%। अब ऐसा होता क्या है कि कई बार आप गूगल चेक करते हो या कहीं भी देखते हो, ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखा नहीं होता कि बी और सी कंटेमिनेशन के थ्रू नहीं होते, वो होंगे, पर ज़्यादातर उनका रीज़न ये रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है। जैसे मान लो किसी पर्सन को ब्लड चढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी होगा कि किसी पर्सन को अगर बी या सी है तो दूसरे पर्सन को चढ़ा रहे हो, तो उस केस में भी वो वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी बी और सी वाले केस में। ए, यहाँ ए की बात करी गई थी क्योंकि यहाँ ई नहीं था, वैसे ए ही होगा यहाँ पे। विच टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज मोस्ट लाइकली टू बिकम क्रॉनिक? मतलब सबसे ज़्यादा डेंजरस वाला हेपेटाइटिस की कौन सी वेरिएंट है? कौन सा स्ट्रेन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? ये जल्दी बताओ, सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला कौन सा वेरिएंट है? जल्दी बताओ, किसको लॉक करें? देखो इसका आंसर जो होगा हेपेटाइटिस सी होगा, क्योंकि एक ऐसा है बी और सी में से अगर देखें कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा डेंजरस या क्रॉनिक बोल लो हेपेटाइटिस सी होगा, ठीक। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहे इसके सिम्टम्स। अगर एक ओवरऑल बात करें ना हेपेटाइटिस के सिम्टम्स की, हेपेटाइटिस ए की, तो इसमें ऐसा होगा ये ना लीवर की प्रॉब्लम होती है। इस केस में लीवर खराब हो जाता है, फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाती लीवर की, ठीक है। तो यहाँ जो पर्सन्स मतलब ये बोल लो कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके केस में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हेपेटाइटिस, ठीक है। मतलब जिनका रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल चलता है तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस के उस चीज़ के केस में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? डार्क यूरिन, ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। या फिर जॉन्डिस जो होता है वो यहाँ से ही शुरू होता है, शुरुआत यहाँ से ही होगी जॉन्डिस की। येलोइश ऑफ स्किन, येलोइश ऑफ आइस, ये सब कुछ जो है सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं ये जॉन्डिस के हैं, ये होंगे वहीं से, शुरुआत इसकी यहाँ से ही हो जाएगी, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, विच बॉडी फ्लूइड्स कैन ट्रांसमिट HIV? ऐसे कौन से बॉडी फ्लूइड्स हैं जो HIV को ट्रांसमिट करेंगे? अब HIV एक वायरस है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी बता दो और ऐसा भी बता दो, ये आपको पता है ये एड्स करेगा। अब एड्स भी एक STD ही होगी, मतलब ये आपको पता होगा, अभी बात करी थी जैसे हमने हेपेटाइटिस बी और सी की बात करी थी ना, वैसा सा ही कुछ ये भी है। एड्स में भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होगा, मतलब वही सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर एक्टिविटी के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाएगा। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं, मतलब कौन सी किसके थ्रू HIV हो सकता है? सलाइवा, ब्लड, सेमन, वेजाइनल फ्लूइड, स्वेट या फिर टीयर्स। देखो टीयर, आंसू वांसू, ये तो बेकार की बात है, इससे कुछ नहीं, ट्रांसमिशन एंड ऑल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन कर भी मत देना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा,
क्योंकि एक अब सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, ऑब्वियसली ये हो सकता है कि हाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो जाए, ठीक है। जब ब्लड चढ़ाया जा रहा है किसी पर्सन को, अगर उसमें HIV है तो दूसरे पर्सन में भी वो चला जाएगा, ठीक है। अब सेमन होता है, ये सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, ये सेमिनल फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अब वजाइनल फ्लूइड होता है वो जैसे फीमेल का पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव, उसकी बात कर लें तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एक पार्ट होता है वजाइना, तो उसमें बात कर दी वजाइनल फ्लूइड, उससे उसका लिंक होगा। पर जो मेल है, मेल का जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली उसमें वो फ्लोट करते हैं, या ऐसा बोल सकते हो कि उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे, उसको सीमन बोलते हैं, या फिर इसका और नाम भी है सेमिनल फ्लूइड। तो ये अब वही बात है, STD की ही बात है। तो ऑब्वियसली जो है ये इन 3 चीज़ों के थ्रू जो है ट्रांसमिट हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसकी फुल फॉर्म होगी HIV की, जिसके थ्रू की ये मतलब बी ऑप्शन है, जिसके थ्रू की पॉसिबिलिटी है होगा ये। आगे चलते हैं, विच बैक्टीरिया कॉजेज टाइफाइड फीवर। अब ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो क्या करेगा, टाइफाइड कॉज करेगा। 4 ऑप्शंस हैं, वाइब्रियो कॉलरा, सैल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई, एस्चीरिया कोलाई ना इसका पूरा नाम है, इस वजह से इसको शॉर्ट में ई कोलाई भी बोला जाता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। 4 ऑप्शंस हैं। अब टाइफाइड इनमें से कौन करेगा, डी सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी कैसा बैक्टीरिया है जो क्या करेगा, टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। अब टाइफाइड के केस में क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा फीवर होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है बॉडी पेन या हेडेक भी होता है, बट ज़्यादा ये उससे ही होगा, ठीक है। अब इसका रीज़न भी एक वो होता है कंटेमिनेशन वाला, कि हाँ अगर आप कंटेमिनेशन कहीं बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक फूड या अनहाइजीनिक पानी ये सब कुछ कंज्यूम कर लेते हो, तो उस केस से उस वहाँ से क्या होगा, ये बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा और टाइफाइड हो जाएगा, ये चीज़ होगी इसके केस में। विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू डायग्नोज टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, एलिसा टेस्ट, विडाल, PCR या मेंटोक्स टेस्ट। अब जनरली ऐसा होता है जब आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, मतलब हाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ फीवर है, पर ऐसा है कि आजकल तो वायरल भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो पर ये है कि हाँ अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है फीवर बॉडी के नॉल, तो आप करवा रहे हो, बट कौन सा टेस्ट करवा रहे हो जिसके थ्रू की कंफर्मेशन होगी टाइफाइड की। जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, विडाल टेस्ट, ठीक है। इसके थ्रू पता चल जाएगा कि अगर पॉजिटिव है तो एक चीज़ और तो पॉजिटिव होगा, पर ये ना पूरी उम्र भर तक जाता नहीं है। एक बात है इसकी, मतलब ये लगा लो, क्या बोलूँ, खासियत तो नहीं बोल सकती, एक है इसमें मतलब ये टाइफाइड में ये चीज़ कि हाँ अगर किसी बंदे को एक बार हो गया तो पूरी उम्र भर तक ना वो पॉजिटिव दिखेगा, पूरी उम्र भर तक इन द सेंस कि मान लो एक बार आपको टाइफाइड हो गया, वो बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया सैल्मोनेला टाइफी, फिर क्या होगा, अब हुआ वो कंटेमिनेशन से है, आपने बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया है, जो कि जनरेशन आजकल की बहुत ज़्यादा खा रही है, तो उससे सब कुछ ना उसी पे टिका हुआ है। अगर ठीक है, अगर आप ऐसा भी नहीं है कि जंक फूड बिल्कुल मत खाओ, अगर खा रहे हो तो फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखो। जहाँ फिजिकल एक्टिविटी रोक दोगे, अब स्ट्रेस बढ़ गया तो सब दिक्कत आ जाती है। ऐसा नहीं कि फीमेल्स में मेल्स में भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे रीज़न ही यहाँ से शुरू होते हैं, जंक फूड शुरुआत यहाँ से ही होती है। तो ये बात है, तो अगर इन फ्यूचर दोबारा से हुआ उसकी वजह से है, अगर दोबारा से फिर कहीं खा लिए ज़्यादा अमाउंट में, ऐसा नहीं कि नॉर्मल नहीं खा सकते, तो फिर दोबारा से वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो तो आपकी बॉडी के अंदर है। जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ दोबारा से आपको फीवर होना शुरू हो जाएगा, और आपको ऐसा पता नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार वायरल है, या फिर ऐसा मौसम की वजह से कुछ है ना हो गया, बट ऐसा नहीं है, वो उसकी वजह से ही है, क्योंकि दोबारा से वही चीज़ एक्टिविटी रिपीट हुई तो दोबारा से उसको उसने एक्टिव कर दिया। दोबारा ठीक हो जाओगे, दवाइयाँ खा लोगे, फिर इन फ्यूचर कुछ ज़्यादा खाया, बाहर का बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया, तो दोबारा से वो एक्टिव होगा, और करवाते हो तो पॉजिटिव भी देखने को मिलता है। तो वो वही केस है विडाल टेस्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द ओरोपोचे वायरस इन्फेक्शन। ओरोपोचे वायरस भी बहुत ज़्यादा चला हुआ था न्यूज़ में। इसके सिम्टम्स कौन से हैं? रैशेस, हाई फीवर एंड हेडेक, जॉन्डिस या पैरालिसिस। इसके सिम्टम्स है ना, अब हाई फीवर और हेडेक आएगा, इसके ना डेंगू की तरह सिम्टम्स हैं। मतलब अब तक जो भी स्टडीज़ या बोलो अब तक जो भी इंफॉर्मेशन आई है, यही आई है कि एक तरीके का ना, जैसे ओरोपोचे वायरस जो भी
कर रहा है, मतलब जो भी दिक्कतें कर रहा है वो सिमिलर टू डेंगू वायरस ही हैं, मतलब जो जो सिम्टम्स डेंगू वायरस के होंगे, ठीक है, वो सेम सिम्टम्स ओरोपोचे वायरस कॉज कर रहा है, हाई फीवर और ये आपका हेडेक, ये सब कुछ अब तक मतलब यही देखने को मिला है इस पर्टिकुलर वायरस को लेके। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा करूंगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल रही है तो ट्राई करूंगी कि ज़्यादा फास्ट ना हो। ओरोपोचे वायरस इज प्राइमरीली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। जो ओरोपोचे वायरस है वो ह्यूमन को ट्रांसमिट होगा कौन से वेक्टर के थ्रू? एडिस मस्किटोस, एनोफ्लीस, क्यूलिक्वाइड्स, मिजिस या टिक्स। 4 ऑप्शंस हैं। एडिस तो नहीं है क्योंकि वो क्या करेगा? डेंगू। तो कौन सी ऑप्शन ठीक लग रही है आपको? इसकी जो ऑप्शन है, सॉरी, इसकी जो ऑप्शन होगी वो होगी मिजिस। मिजिस के थ्रू जो है ओरोपोचे वायरस कॉज, मतलब इसका ये बोल लो कैरियर है, जैसे हम कैरियर की बात करे हुए थे, पहले बात कर रहे थे। तो एक ना ये मस्कीटो और मिजिस में थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत बॉडी पार्ट्स का। अब आधे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हाँ मस्कीटोज या मिजिस क्या एक है? एक नहीं है, अलग अलग हैं। थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ और थोड़े बहुत डिफरेंसेस दोनों में देखने को मिलते हैं। ठीक, यही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर फाइनेंशियल कवरेज ऑफ फॉर ऑल वैक्सीन्स, ठीक है, टू इम्यूनाइज चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन अक्रॉस इंडिया, टू डेवलप न्यू वैक्सीन फॉर इमर्जिंग डिजीज, टू रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मतलब क्यों इम्यूनाइजेशन होती है, क्यों करवाते हो आप ये, मतलब जो ओवरऑल ये लॉन्च किया गया है प्रोग्राम, तो इसका क्या रहेगा आंसर आपके अकॉर्डिंगली? इसका आंसर होगा इम्यूनाइज चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन अक्रॉस इंडिया, ऑब्वियसली। बट ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल कवरेज को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, या फिर ये मकसद नहीं है कि हाँ नई वैक्सीन को डिवेल्प करना, जो भी डिजीज आते जा रहे हैं। बट इम्यूनाइजेशन का मेन क्या रीज़न होगा? यही रीज़न है कि जो भी चिल्ड्रन हैं, ठीक है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको इम्यूनाइज किया जा सके अक्रॉस द इंडिया, उसकी बात करी गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इन इंडिया रिक्वायर एक्सट्रीम कोल्ड स्टोरेज ऑफ -70 डिग्री सेल्सियस? अब इंडिया की बात करिए, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसको ये बोलो कि मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड चाहिए, कोल्ड स्टोरेज -70 डिग्री सेल्सियस? कोवैक्सिन, स्पुतनिक 5, फाइजर, कोविशील्ड। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी बताओ कौन सी ऑप्शन आपको ठीक लग रही है अकॉर्डिंग टू यू। इसका आंसर होगा फाइजर। अब फाइजर एक वो वैक्सीन जो बनाई गई थी ऑब्वियसली कोविड के अगेंस्ट, ठीक है, तो ये कोल्ड जो है, मतलब इसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा चाहिए इसको, -70 डिग्री सेल्सियस इसको स्टोर करने के लिए। ठीक, कोवैक्सिन, स्पुतनिक, कोविशील्ड नहीं है, कोविशील्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो जो इसका आंसर होगा वो सी है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट राइज इन ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस केसेस ग्लोबली? ये कहना चाहते हैं, सीधी साफ बात घुमा दी बस, कि जो टीबी है या ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए, मतलब नॉट ट्रीट, कौन सा कॉजिंग एजेंट होगा, मतलब कौन सा ऐसा कॉजिंग एजेंट है जो टीबी कॉज करेगा, उसकी बात करेगी ये। माइकोबैक्टीरियम, ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको कौन सी ऑप्शन ठीक लग रही है, मतलब कौन सा कॉज करेगा टीबी? हाँ, वो बैक्टीरिया ही है, ये आपको एक हिंट दे देती हूँ कि वो एक बैक्टीरिया ही है जो कॉज करेगा, पर होगा कौन सा? उसका आंसर होगा बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक ऐसा बोल दो कॉजिंग एजेंट है, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करेगा, ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी को कॉज करेगा। अभी जो हमने पहले पढ़ा वो हमने यही पढ़ा था कि हाँ टीबी के केस में क्या क्या जो सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो सब कुछ, बस इसका कॉजिंग एजेंट पूछा गया था कि कौन सा है। ठीक,
तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है इनकी। अब आपने देखा होगा जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर जो अभी हुए थे, अब अलाइड का भी हुआ था, है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिले थे विटामिन को लेके, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। जल्दी बताओ, विच विटामिन डेफिशिएंसी इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकेट्स इन चिल्ड्रन। रिकेट्स के लिए ऐसी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होगा? विटामिन ए, B12, डी या सी? बिना किसी डाउट से इसका आंसर डी होगा। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है या डेफिशिएंसी हो जाती है, उस केस में रिकेट्स होगा। उसको क्या बोलते हैं कि जैसे नॉर्मली क्या होगा, आपकी बोन्स होती हैं जो उसकी स्ट्रेट शेप होगी, इस केस में ना लेग्स की शेप ऐसे हो जाएगी, क्योंकि बोन्स की शेप इस तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल इस तरीके से आपकी बोन्स की शेप इसमें ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की वो हो जाती है ना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी इस केस में, रिकेट्स के केस में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को पूरा कैल्शियम नहीं मिल पाता। विटामिन डी की जैसे ही कमी हुई तो रिकेट्स हो जाएगा ये वाले केस में। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलेंगे। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ की कैटेगरी में है, मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया एक कैटेगरी है, वैसे वायरस भी है, फंजाई भी है, वैसे प्रोटोजोआ भी एक कैटेगरी है जिसमें एक प्लाज्मोडियम होगा। प्लाज्मोडियम एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब एक ही सेल से बना हुआ होगा। अब ये कौन सा डिजीज कॉज करेगा? मलेरिया, कॉलरा, टीबी या फिर हेपेटाइटिस? इसका जो आंसर होगा मलेरिया होगा, क्योंकि जो फीमेल एनोफ्लीज होती है वो क्या होती है? कैरियर होती है। अभी पढ़ा था कैरियर और कॉजिंग एजेंट के बारे में कि कैरियर होगी फीमेल एनोफ्लीज। अब वो बस बाइट करेगी, उसके सलाइवा में होता है ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, उसने बाइट किया, ठीक है, तो फिर जो हेल्दी पर्सन होगा उसके अंदर चला जाएगा क्या? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, क्योंकि वो तो कैरियर है ना, मतलब मेन तो कॉज यही करेगा ना, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तो उसकी बात करी हुई है मलेरिया। ठीक है, अब मलेरिया में भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा हेडेक होता है या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बोल लो बॉडी पेन देखने को मिलता है मलेरिया के केस में। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV? जो HIV है उसका प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड ब्लड या वेक्टरबॉर्न? मतलब किसके थ्रू होगा HIV? इसका जो आंसर होगा वो होगा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड ब्लड। अभी पढ़ा था ना, एड्स जो कॉज करेगा वो STD होगी, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, जिसके थ्रू की ये होगा। अब ये ना पूरी बॉडी को, इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। जिस पर्सन को एड्स है उसको और भी इधर उधर की बीमारियां भी हो जाएंगी, क्योंकि उस केस में सीधा T सेल, मतलब आपकी बॉडी में 2 सेल्स होंगे, B और T सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को, सोल्जर्स होते हैं, मैं तो बोलती हूँ बॉडी की सेना होती है जो कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। बट उसमें ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर कोई ये बोल लो एक बार बॉडी के अंदर HIV कर गया एंटर, सीधा इम्यून सिस्टम पे अटैक करेगा। अगर उस पर अटैक हुआ तो बॉडी वीक पड़ जाएगी, और जब बॉडी वीक होगी उससे क्या होगा, जो और डिजीज होंगे वो भी हो जाएंगे साइड वाले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज? कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया या फिर TB? इसमें से ऐसा कौन सा है जो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं होगा? मतलब अब वाटर बॉर्न डिजीज मतलब कंटामिनेशन, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड पानी के थ्रू नहीं होगा, वो होगा ये ट्यूबरक्लोसिस। क्योंकि कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया एक ना एक तरीके से तीनों सेम ही हैं, थोड़ा बहुत ज़रा सा फर्क होगा, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड और वाटर दोनों से देखने को ये मिलेगा। ठीक, TB नहीं है ना, क्योंकि TB तो लंग्स की वो है, ये तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करेगा ना TB को, तो ये तो लंग्स की इन्फेक्शन है, इसका तो क्या ही लेना देना इस चीज़ से, तो इस वजह से। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनीमिया ग्लोबली? अनीमिया का ग्लोबली कौन सा, ये बोल लो कौन सी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होगा? ऐसा कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी कमी की वजह से एनीमिया होगा? 4 ऑप्शंस, आंसर होगा आयरन। अब जो हीमोग्लोबिन है ना, देखो आपके RBCs किससे मिलके बनेंगे?
हीमोग्लोबिन से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन होता है वो किससे बनेगा, वो आयरन से मिलके बनता है, ठीक है। अब ठीक है, एनीमिया में ऐसा बोल देते हैं कि जब ब्लड की कमी होगी या ब्लड का बोल दो आरबीसीज कम बनते हैं, ब्लड कम बनता है, बोल देते हैं ना कि कम ब्लड होगा। अगर कम ब्लड बन रहा है उसका मतलब समझ रहे हो, कम ब्लड बनने का मतलब है कि आरबीसीज कम है। अगर आरबीसीज कम है तो एचबी कम है, एचबी कम है तो उसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ा, उस पे असर पड़ा, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, तो उस केस में होगा एनीमिया, मतलब वीकनेस भी होगी आपकी बॉडी में और डिजीनेस एंड ऑल, ऐसे सर भारी सा रहेगा, तो वो चीज़ होती है एनीमिया, क्योंकि वीकनेस है एनीमिया के केस में। तो यही होगा एनीमिया। आगे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी। स्कर्वी किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होगी, डी, सी, के या फिर ई। स्कर्वी में पता क्या होगा, पहले चलो आप आंसर दे दो। डी तो नहीं है क्योंकि इसका रिकेट्स होगा। विटामिन सी, जो सी है उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होगा। इसके केस में यही होगा कि आप देखते हो ब्लीडिंग गम्स, कम से ना ब्लड आने लग जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ब्रशिंग, जब आप इवन ऐसा भी लगता है कि ब्रश कर रहे हो, उस केसेस में भी बहुत ज़्यादा ना, अब ये बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से ब्लीडिंग पहले ही हो रही है, अब ज़रा सा वो लग गया तो उससे भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाएगी गम्स से, तो उस चीज़ मतलब वो बहुत ज़्यादा होती है स्कर्वी के केस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग एंड डेफिशिएंसी कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। ऐसा कौन सा विटामिन होगा जिसकी ये लगा लो कमी की वजह से, या नॉट कमी, नॉट डेफिशिएंसी, नेसेसरी होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विटामिन B12, सी, के या फिर ए। 4 विटामिन है, बिना किसी डाउट के आएगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इवन आपके प्लेटलेट्स भी, ये आपको पता ही होगा, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग वही होती है, अगर आपके ज़रा सा ऐसे कट लगता है तो वहाँ से बड़ा ब्लड बहने लगता है, ठीक है। तो ब्लड बहेगा तो हीमोफीलिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रा सा कहीं भी कट लगता है, माइनर कट भी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उस पार्ट से, ठीक है। तो बस विटामिन के का ये रहेगा, उसको ना स्टॉप कर देगा, ब्लड को वहीं क्लॉट करवा देगा जहाँ पे चोट वोट लगी है आपके, ये यहाँ पे कट लगा हुआ है जहाँ से ब्लड, मतलब ये बोल लो ब्लीडिंग हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक। विटामिन के इसका आंसर होगा। तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड यू ऑल एंजॉय टुडे सेशन। इसमें करंट भी था, थोड़ा बहुत बेसिक भी था, तो ऐसे ही जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करेंगे MCQ सेशन वाली, जिसमें बेसिक भी होगा और आपका करंट भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।